नया की करी तो हमरा सबके मन छल जे हम सब महिला सब आदमी मिलकर आ महिला के जे किताब छे महिले किताब के प्राथमिकता दे से हम सब काज करी। आ दूसरी बात हम सब अइयो पर जोर देलिए जे कि खाली मैथिली मिथिला के लक नहीं कह जे छे से हम सब बहुभाषी कर दिए एकरा तो एमे बहुत चीज आबि जेतै कियाकि महिला कोनो में बांटल नहीं छथिन हमरा सबके जेना बुझाइया ओ कोनो भाषा में बांटल नहीं छथिन तो वो चाहे जे भी भाषा में काज करथिन हम सब वही चीज के सीता के प्रतीक अगर अपना सब कहिए तो हम सब छे उनका प्रतीक हम बुझे जे हमर सबके रोल मॉडल छथिन सीता जी चाहे वो हमरा कहबै अहाँ के मन में सीता अहाँ के केना के देखे छी तो हम सीता के एकटा आदर्श बेटी के संगे संगे एकटा विद्रोही सीता के सेहो हम देखे छी बहुत बड़का वो विद्रोह केने छथिन हमरा जेना बुझाइया त्या पुरुषोत्तम राम जे से राम बनलखिन जो सीता नहीं रही तो शायद पुरुषोत्तम राम नहीं कहले हथिन ई हमर अपन हमर बात है किछो करी नवयुगी सिया जे छै ओकर वैदेही मीडिया फाउंडेशन से हम सब आदमी आबद्ध छी आ वही के तहत बहुत धन्यवाद देबन भास्कर जी के संवाद फाउंडेशन के जे हुनकर बहुत बड़का योगदान रहलन हमरा सबके सपना के पूरा करे में हम आवे छी आब जे सबसे पहले एहि बात पर जे हमर सबके जे किताब के जे बात छै तो ये हिंदी किताब छै और मैडम अहाँ सब हमरा बजे जतेक भी लोग छथिन एहिठमा केओ भी मैडम से अपरिचित नहीं छथिन। मैडम हिंदी केंद्रीय विभाग तिरहुत यूनिवर्सिटी अंतर्गत के विभागाध्यक्ष छथिन डॉक्टर श्वेता दीप्ति हुनकर बहुत रास किताब सब छै जेमे कि हमर एकदम करीबी किताब जे कहबै जे हुनकर दूटा किताब छनि एकटा अनुभूतियों के बिखरे पर कविता संग्रह छै और दोसर छनि हिनकर शेष होते शब्द ई कविता संग्रह छै। हमरा पहले मन छलै जे हम कविता संग्रह पर करी मुदा सबके जीत छलनि जे नहीं कथा संग्रहे हेबाक चाही तो मैंने एकटा बहुत सुंदर कनी दिन पहले किताब एबे केलनि हैं टुकड़ों में बटी जिंदगी। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका हमारे निमंत्रण को आपने स्वीकार किया और हम लोग अपने टाइम के अनुरूप हम लोग शुरू भी नहीं कर पाए। और मेरी पहले ही आपसे जो प्रश्न है मेरा वो टुकड़ों में बटी जिंदगी यही शीर्षक थी। सभी को मेरा बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद मैं इस बात कर दूँ कि मुझे यहाँ जोड़ा गया है आयोजित वर्ग का मैं धन्यवाद देती हूँ। और सबसे पहला सवाल आपने किया कि टुकड़ों में बटी जिंदगी ही क्यों, तो जिस सीता को लेकर अभी आपने जो बातें की तो कैसा लगता है सीता सिर्फ एक थी कई एक हिस्से हुए उनके वो बेटी थी पत्नी बनी उसके बाद उनको हर रूप में मिला के हम याद करते हैं सीता माँ के रूप में संपूर्ण में वो माँ बनी। और आपके इस कार्यक्रम का सबसे पहले तो मैं भी कहूँ कि आपने जो शीर्षक रखा है नवयुगी सिया ये बहुत ही सार्थक अपने आप में। तो एक औरत ऐसा कंचना जी जब वो पैदा होती है तो ऐसा नहीं कि पुरुष कई रिश्तों में नहीं बनते हैं या उनके कई रिश्ते के रूप नहीं होते हैं लेकिन ये बदलाव एक औरत के लिए जितना मायने रखता है वो जितने जगह पे समझौता करती है सही यही समझौता उसे कई टुकड़ों में बांटती है। उसकी एक सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक उसके जितने हिस्से होते हैं बस यही मेरे जहन में आया कि एक महिला होने के नाते ऐसे भी महिलाओं पे एक आक्षेप लगता रहा है कि आप जब लिखते हैं तो खुद के बारे में लिखते हैं। तो आप अगर इसकी भूमिका पढ़ें तो उसमें भी मैंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं लिखते महिलाओं के विषय में पर महिलाओं को महिलाएं जितनी अच्छी तरह से समझ सकती हैं वो शायद पुरुष नहीं समझ सकते। और तब मुझे लगा कि जिंदगी के कई एक रूप को जीते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो हिस्सा बढ़ता बढ़ता हम अपने लिए क्या सुरक्षित रख पाते हैं बस यही सोच मेरी किताब से शीर्षक है। मुझे लगता है मैंने जो सवाल मैम से किया था कि टुकड़ों में बटी जिंदगी शीर्षक ही क्यों रखा गया शायद उसका जवाब आप सब तक पहुंच गया है। और मेरे क्वेश्चन का पहले ही जवाब मिल गया मुझे। मैं एक प्रश्न तैयार करके लाई थी कि महिलाओं की भावनाओं को जो है जितनी अच्छी तरह से महिला समझ सकती है क्या सच में पुरुष अपनी कहानियों में कविताओं में उसे नहीं ला सकता है तो उसका जवाब मैम ने पहले ही दे दिया है। और दूसरी की किताब को जब मैं पढ़ रही थी मैम तो इस संग्रह की पहली कहानी है शिवा का दोष। तो मेरे ख्याल से बहुत पुराने परिवेश को लेकर आपने ये कहानी लिखी है लेकिन संदर्भ देखें तो आज से बहुत कुछ में भी जुड़ती है।
उसका परिवेश वैसे बहुत पुराना मुझे लगा। एक लेखिका के रूप में उस समय के परिवेश में और आज का जो परिवेश है इसमें कितना बदलाव आया है? समय कहते हैं परिवर्तनशील है, समय बदलता है, हमारी सोच बदलती है। और जिस कहानी की आप चर्चा कर रहे हैं वो कहानी मेरे जन्म से पहले की कहानी है। पर कभी कभी आप जब अपने बड़ों के पास बैठते हैं और उनकी कुछ बातों को जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर ये चीज हो जाता है कि इसको हम किसी न किसी रूप में सामने लाएं। शिवा का दोस्त में शिवा एक ऐसा चरित्र है जो उस वक्त को परिभाषित करती है जिस समय लड़कियों का पढ़ाना बहुत ही मुश्किल था। बावजूद इसके अगर लड़कियां पढ़ना चाहती थी तो किसी तरह आप कहें कि 7-8 तक उनकी जो पढ़ाई होती थी वही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर शिवा का कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है कि जो पढ़ना भी नहीं चाहती है। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ें तो उसमें एक जगह उससे ये कहा गया है कि तुम आज अगर तुम्हें मना किया जा रहा है पढ़ने के लिए तो तुम रो क्यों रही हो? तुम तो चाहती थी कि तुम नहीं पढ़ना चाहती। यहाँ मैं आज भी गांव के उन बच्चियों को देखूं या इस नए आधुनिक समय में देखूं कि बच्चे बेटियां जब आगे बढ़ना चाहती हैं उनका एक क्षेत्र होता है, विस्तार होता है, तो भी आज हम अभिभावक के रूप में ये छूट बच्चों को देते हैं कि नहीं ठीक है आप जो सोच रहे हो वो करो। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, उनकी सोच को हम सपोर्ट नहीं कर पाते और उसकी वजह से जब माता पिता का जो एक खुद में एक खालिश होती है कि मैंने ये नहीं किया तो मेरे बच्चों ने उस चीज को देखा। तो शिवा का परिदृश्य ऐसा ही था, वो पढ़ना नहीं चाहती है पर उसका स्कूल इसलिए बंद होता है कि घर के लोगों ने उसके हाथ में किसी लड़के के द्वारा एक चिट्ठी देख लिया और इसलिए उसकी पढ़ाई रुक जाती है। आज ये बदल गया है। आज हम बच्चों को जो हमारे को एजुकेशन में बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बावजूद इसके क्या हमारी मानसिकता इतनी ब्रॉड हो पाई है? शायद नहीं हो पाई है। और आज के बारे में मैं देखूं तो कभी कभी लगता है कि शायद पिछले समय का वो जो एक बंदिश होती थी वो भी आवश्यक ही था, क्योंकि आज स्वतंत्रता के नाम पर उछलता ज्यादा है। इस बात को आज की नवयुगी सीआर है हमारे सामने, तो वो कहीं ये ना समझ ले कि मैं पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद ये कह रही हूँ कि बच्चों के ऊपर बंदिश लगानी चाहिए बेटियों के ऊपर। लेकिन मैंने 2 शब्द कहा, स्वतंत्रता और उच्छृंखलता। स्वतंत्र होना हमारा अधिकार होता है पर उच्छृंखल हो जाना आपको आपकी ही नजर से गिराता है। तो शिवा की मौत होती है, शिवा आत्महत्या कर लेती है, लेकिन उसके पीछे उसका कहीं कोई दोष नहीं था। पर क्या इसलिए कि वो एक लड़के की वजह से घर में उसको जो झेला गया और इसकी वजह से वो मौत को गले लगा लेती है। तो मौत हर बातों का समाधान भी नहीं होता है। तो घर का माहौल ऐसा बनाए हम आज भी इस परिदृश्य में कि बच्चे आपसे जुड़े, आपसे उसमें जो लेखिका है जो कहानी कह रही है उसके अंदर ये कह सकते कि काश मैंने शिवा से बात की हुई थी। ये काश आज भी हमारे इर्द गिर्द बढ़ रहा है। हम आए दिन देखते हैं कि बेटियां हो या बेटे हो तो वो सीधे आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो ये जो बच्चों के बीच और अभिभावक के बीच की जो दूरी है वो आज भी कायम है। और वो हमारे बच्चे अगर इस चीज को जान ले कि आपकी असफलता या सफलता से ज्यादा मायने आपकी जिंदगी माता पिता के लिए है, तो वह सोच बच्चों को और माता पिता जो दर्द झेलने लग जाते हैं उससे उनको जरूर मुक्त कर देंगे। इसलिए परिदृश्य समय परिवर्तन हुआ है पर हम बच्चों से बहुत दूर हो रहे हैं। वो दूरी पहले भी थी और आज भी है, जिसको कम करना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता बिल्कुल भी नहीं है। हमें स्वतंत्रता दी गई है। नारी सशक्तिकरण की 21वीं सदी में हम बात कर रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हम लोग शायद इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये हम लोग का मतलब हम लोग किसी पे आक्षेप नहीं कर रहे हैं। हम लोग मतलब हम ही लोग महिलाओं को ज्यादा आजकल जो महिलाएं अपनी स्वतंत्रता का फायदा उठाते हैं। खैर इसमें हम लोग नहीं जाए कि कहा गया है कि आप कविता और कहानियां जो कोई भी लिखते हैं, आपकी ही बात नहीं है, जो कोई भी लिखते हैं उन्हें अपना हर चीज प्यारा लगता है। हर एक कविता उनको बहुत प्यारी होती है, हर कहानी उनकी बहुत प्यारी होती है। तो फिर ये टुकड़ों में बटी जिंदगी की कथा संग्रह में से आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी है? अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। बच्चे सभी प्यारे होते हैं।
वो एक बच्चे की माँ हो या 10 बच्चों की माँ हो, मैं इसमें फिर बहुत सारी बातें मैं छोड़ देती हूँ कि लोग सोच लें कि वो क्या करते हैं। लेकिन सही है कि जो आप लिखते हैं उसको जब आप पढ़ते हैं तो कुछ आपके अंदर तक आपको छू जाती है बात, और कुछ लगता है कि नहीं, पता नहीं मैंने क्या लिखा है। तो मेरी इस कहानी में सबसे अंतिम एक कहानी है टुकड़ों में बटी सी कोई। शायद मेरी सबसे प्रिय कहानी वही है, क्योंकि वो परिभाषित करती है इसको भी कि जहाँ एक पत्नी को सुबह सुबह पति पुकार रहा है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, बेटा कह रहा है कि मेरे जूते कहाँ हैं, बेटी कह रही है मुझे नाश्ते में पराठा चाहिए, सास के ताना मारेगी क्या एक कप चाय मिलेगी, और ससुर कह रहे हैं वो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये पूरी बस एक पैराग्राफ में यही है, और यही पूरी जिंदगी को व्याख्यायित कर जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी सबसे मेरे दिल को छूने वाली कहानी यही है। मैं अपनी पसंदीदा कहानी पे भी आऊँगी, लेकिन आपकी इस किताब को पढ़ते समय में एक समीक्षा आया था जिसमें कि डॉक्टर नूतन पांडे जी का नाम आया हुआ है। उन्होंने इसमें लिखा है कि उन्होंने अपने लिखती हैं कि आपकी कहानियों को पढ़कर पाठक के मन में अनेक प्रश्न जन्मते हैं जो सोचने को विवश करते हैं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद आज भी स्त्रियों को सामाजिक स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल पाई, और क्यों आज भी वो दोयम दर्जे से ऊपर उठकर पुरुषों के बराबर सम्मान नहीं पा सकी हैं। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? यही एक दर्द तो साथ साथ चलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हम लोग जितनी महिलाएं हैं यहाँ, वो जब तक मुझे सुन रही हैं या जब तक यहाँ हैं तभी तक यही है। कार्यक्रम समाप्त होना और इस गेट से जब वो बाहर निकलेंगी तो उनके जहन में अपना घर होगा, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, चाय का समय हो रहा है, घर पहुंचना है। ये जो डर है, आजकल बहुत ज्यादा एक होता है कि महिलाएं काम से लौटते हुए काम पर ही आती हैं, तो ये सोच आपको हमेशा कमजोर करता है। अगर यही, मैं नारी विमर्श के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, और विमर्श में मेरी जब भी मुझे लगता है कि ये चर्चा परिचर्चा इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि आप हर चीज से मुक्त होना चाहती हैं, इस बात पे होनी चाहिए कि आप जो कदम बढ़ा रहे हैं उसके साथ आप दूसरा जो कदम है वो आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। अगर वो आपको सपोर्ट करता है तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके उस पर कोई विभेद हो, कोई तकरार हो। तो इसलिए हम लोग चाहे जितनी भी बातें कर ले, अगर इससे ज्यादा मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे ऊपर ही ये आरोप लग जाएगा कि ये घर नहीं देख रहे हैं, परिवार नहीं देख रही है, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। पर अपने लिए तो हर कोई जीना चाहता है। अभी भी बात हो रही थी ना, तो उस बात को मैं कहूँ कि दो ही समय होता है जब आप अपने लिए जी रहे होते हैं। शादी से पहले का जो समय होता है तब आप जीते हैं, और जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप जब उससे मुक्त हो जाती हैं तब आप तो जब हमारे समाज में ये बात हो जाती है, अगर आप 50-45 क्रॉस कर रहे हैं और अच्छा पहनने लग जाए, अच्छा संवरने लग जाए, तो लोग कह देंगे कि अब इसकी क्या जरूरत है। जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत है, क्योंकि वो समय हमारा होता है। उसके पहले का समय जो होता है वो आप बढ़ते हैं, बार बार बढ़ते हैं। तो ये जो अंतर्द्वंद है, ये अंतर्द्वंद औरतों के साथ चलता है और परिवार की नींव माना गया है, धुरी माना गया है, इसलिए इसका निर्माण भी उन्हें करना है। तो मेरे ख्याल से मैम अगर कोई आक्षेप कर भी देता है तो उसे हमें सहज स्वीकार उसको अच्छे से लीजिए। मैं हमेशा, कई बार ऐसा होता है कि ये कहा जाता है कि भाई पुरुषों को ध्यान नहीं दे, लेकिन हमको लगता है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो आप अपने घर में अगर सामने वाले का ख्याल रखिए, ठीक है उसके लिए ये मैंने कर दिया। अक्सर महिला ये करती है कि मुझे देर हो जाएगी तो मैंने आपके लिए नाश्ता निकाल के रख दिया है। उसमें बुराई कोई भी नहीं है, लेकिन आपके इस कार्य की सराहना सामने वाला करे तो आपके अंदर वो ऊर्जा होती है कि आपको करने में मन लगता है। बस इतनी सी बात है। बहुत धन्यवाद मैम। और ये समीक्षक के ही की मैं चर्चा कर ही रही थी, तो बीच में एक लल्लन चौधरी जी ने बहुत अच्छी लाइन वहाँ पे लिखी थी, तो मुझे लगा कि इसके बारे में भी आपसे थोड़ा सा बात कर लिया जाए। तो आपकी कहानियां केवल नारी के सम्मोहन और प्रेम के आईने से नहीं झांकती हैं, वरन सारी कहानियां एक दूसरे से इस प्रकार गुथी हुई मिलती हैं कि उसे कोई किसी भी प्रलोभन के बल पर अलग नहीं कर सकते। ये कैसे संभव हुआ कि कहानी लिखती चली गई और कड़ियां बनती चली गई? यहाँ सभी मुझे लगता है लिखने पढ़ने वाले लोग ही हैं। विभा जी भी लिखती है, आनंद जी भी लिखते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द ही हमारे पात्र होते हैं, चाहे वो हमसे जुड़े हुए हो
या समाज से जुड़े हुए हो। ललन जी की ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने कहानी जिस युग से शुरू की और उसके बाद आप जितनी भी कहानी पढ़ेंगी वो कहानी जुड़ती गई, क्योंकि जब मैं बैठती थी और मुझे लगता है मैं जब इंटर में थी तो ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे उस समय का है। जो इस कहानी में 2-3 पात्र ऐसे हैं जो मेरी जिंदगी के बहुत करीब रहे और वही कहानी में ढलते चले गए। एक पात्र ऐसी है जिनको मैं अपने स्कूल के समय से एक अलग सा, जब आप लोग सभी जानते हैं ना कि गांव में या समाज में नई दुल्हन आती थी तो बहुत चाव होता था उसके पास जाने का, बैठने का। ये जितना यहाँ आपके सामने परिदृश्य है, आज के समय में वो खुशबू नहीं मिलेगी, लेकिन उस वक्त वो हल्दी की खुशबू, उपटन की खुशबू जो दुल्हन से आती थी वो आपको सम्मोहित करता था, आपको लगता था कि जाके उनके पास बैठे। तो ऐसे ही एक पात्र है उसमें जो कि जिन्हें हम लोग भाभी कहते थे, अपने 9th-10th में पढ़ते थे। और एक समय ऐसा है जब मैं बीए के बाद गई तो मुझे पता चला कि उनको कैंसर हो गया है और वो जिंदगी के अंतिम क्षण में है। और तभी जो सबसे बड़ा जो एक मुझे दर्द हुआ ये जानकर उनके डेथ के बाद कि उनके पति ने इसलिए शादी कर ली थी कि अगर वो मर जाती है तो 1 साल तक वो शादी नहीं कर पाएंगे। और वो पति को मैंने देखा था उस समय कि वो अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में इस कदर इर्द गिर्द मरवाते थे। तो मुझे लगा कि तो क्या बस प्यार इतना ही होता है? ये दर्द। दूसरी, मैं सही में वो ललन जी ने जो कहा आप सोच नहीं पाएंगे कि एक कैरेक्टर के बाद जो दूसरा कैरेक्टर मैंने लिया है वो भी उसी परिवेश से। इसलिए मुझे लगता है कि हर कहानी एक दूसरे से गुथी हुई है, जिसमें कुछ कॉलेज के समय के हैं, कुछ जब मैं 9th-10th में पढ़ती थी उस समय का है, कुछ शादी के बाद का है। तो ये तो आप चरित्र अपने आसपास से लेती है तो वो गुथा चला जाता है। नहीं, फिर मैं जब पढ़ रही थी तो मेरा ध्यान अचानक से इन दोनों उत्तर पांडे जी पे भी गया और ये ललन जी पे भी गया और ये लाइन मुझे बहुत आकर्षित किया। नहीं चलो मैम से कल मिलेंगी तो ललन से बहुत पूछूंगी इस बारे में मैम। और एक मैंने कहा था ना तभी जो मुझे जो सबसे अच्छी कहानी, ऐसे सभी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा है, अपनी नारी विमर्श है, उनकी भावनाएं हैं, वो अलग बात है। लेकिन मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगी, मैं उस पर आपकी जरूर चर्चा चाहूंगी। श्रृंगार। मुझे लगता है जहाँ तक हम दोनों, मैं आपको एक बात कहना मैं भूल गई थी तभी कि मेरी मैम तो है ही और साथ ही साथ मेरी बहुत अच्छी सहेली है। तो हम लोग बहुत एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बातें ऐसी हैं जो हम लोग एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। तो ये श्रृंगार की कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये तो हर एक औरत की कहानी है। तो इस पे जरा आप अपने नजरिए से इस बात को कहें जरा। औरतों के लिए श्रृंगार उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, पर श्रृंगार जब आप करते हैं तो आपकी नजरें सराहना भी खोजती हैं। अगर आप सज लें, संवर लें और कोई अगर नहीं कहे कि आप अच्छी नहीं लग रही है, चाहे आपकी साड़ी अच्छी है, आपकी बिंदी अच्छी है, आपकी, तो ये एक आमतौर पे मनोविज्ञान होता है हमारा कि हमको लगता है कि नहीं सार्थक हो गया। और ये श्रृंगार को जब हम सोचते हैं तो इस श्रृंगार, अगर एक शादीशुदा महिला है तो वो सबसे पहली सराहना अपने पति से ही खोजती है। और कई एक मीम आजकल आता रहता है, महिला सच के धज के पति के सामने आ रही है, उसका ध्यान मोबाइल पर है, वो नहीं देख रहा है। ये अफसोस आता है कि मैंने इतना कुछ किया और कोई मुझे देख ही नहीं रहा है। तो इसमें श्रृंगार के तहत मैंने जो मेरा मैसेज इतना ही रहा कि आप अगर एक तवज्जो हम चाहते हैं अपने लिए, है ना, भले ही वो झूठी से ही हो, लेकिन अगर हर पुरुष में ये सोच ले कि नहीं, अगर वो इस बात से खुश हो रही है तो क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। ना उसमें आपका पैसा लगेगा, ना उसके लिए आपको शब्दों का चयन करना पड़ेगा। कभी कभी आप बहुत थके हुए हो, आपके चेहरे की परेशानी को अगर कोई सामने वाला एक बार कह दे कि आज तुम बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, तो आपके सारे दिन की थकान हो जाती है। ये मनोविज्ञान है महिलाओं का, वो ये चाहती है, चाहे कितनी भी हम रिवर्स की बात कर ले, तलवार भांजने की बात कर ले, लेकिन एक ऐसा ये मुद्दा है कि जहाँ मुझे लगता है जो ये कह रही होती है ना कि पुरुषों की जरूरत नहीं है, उसके अंदर भी ये ख्वाहिश होती है कि पुरुष उनकी सराहना करे। ये सृष्टि का सच है, इसको हम लोग आधा अधूरा नहीं कर सकते हैं। और बस इसके पीछे यही है कि आपके साथ आपके इर्द गिर्द जो है वो आपके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें जरूर करें। मैं इस कहानी को पढ़ रही थी तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि मेहंदी का आपने बड़े चौक से मेहंदी लगाया और उसने जो है ये क्या तूने लगा दिया है। तो ये अक्सर ये महिलाओं के साथ होता है।
और चूंकि हम लोग के पास समय नहीं है बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एक कहानी पे हम लोग 1 घंटे 2 घंटे चर्चा चला सकते हैं, लेकिन चूंकि समय का तकाजा है और हम लोग बहुत एकदम बंदिश में हैं, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप अपना समय हम लोग